ये ऊपर टीवी नहीं चल रही, इसे चला दो कमेंट देखने के लिए। चलिए प्यारे साथियों नमस्कार, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, फिर उसके बाद फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। शिव प्रताप जी हैं, मधु सिंह हैं, निशा जी हैं। नमस्ते जी निशा जी। आदित्य कुमार त्रिपाठी हैं। आदित्य जी बहुत बहुत शुभाशीष आपको। कल्पना यादव जी हैं, कल्पना जी नमस्ते, खुश रहो बेटा, बहुत बहुत शुभाशीष। खुशबू जी हैं, जूही हैं, रोशनी हैं, हर्ष जी हैं, निरंजन जी हैं और मनीष हैं, दीपा हैं, विवेक कुमार हैं, अर्पित हैं, सुप्रिया, कविता, सोहनपाल, काजल हैं, आशुतोष हैं, सुदामा जी हैं, पूजा जी हैं, लक्ष्मी हैं, अंकुर हैं, राघव हैं, गार्गी हैं, अभिषेक हैं, विपिन हैं, दीपिका जी हैं, विनीता जी हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी लोगों का, सभी साथियों का। सब लोग क्लास में आ जाएंगे, फिर हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, नमस्ते। ठीक है, सभी को नमस्ते, राधे राधे, सुप्रभात। चलिए, तो सब लोग बहुत अच्छे हैं भैया, बहुत बढ़िया है। नाश्ता फास्ता कर लिया सभी लोगों ने एकदम। ठीक है, और शायद मोस्टली लोग जो है लाइब्रेरी में होंगे क्लास लेने के लिए, आई थिंक, जहाँ तक है। चलिए, बहुत अच्छे से बेटा पूरा मन लगा के पढ़िए, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दीजिएगा इस पढ़ाई को। जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक जीवन में कोई और दूसरा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, एकमात्र लक्ष्य आपका सिलेक्शन होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ठीक है साथ साथ चलती हैं और वो साथ साथ चलेंगी, और उनको मैनेज कैसे करना है, ठीक है, यही आपको सोचना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ साथ चलेंगी इस यात्रा में, लेकिन आपको स्वयं ही मैनेज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते। चलिए ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा इस डिजिटल बोर्ड पे राइटिंग ठीक नहीं आती है, ठीक है। मैं आगे से इसे चेंज करवा दूंगा, चेंज करने के लिए बोल दूंगा इसे कि भाई मेरी क्लास किसी और दूसरे स्टूडियो में लगाएं। ठीक है, लेकिन आज के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए, प्रयागराज से हैं, बहुत अच्छे। अब आप लोग एक बात बताइए, हाँ उसका बहुत दुख है बेटा, जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है। स्टॉप करो उसे, स्टॉप स्ट्रीमिंग करो। हाँ अब क्लास ठीक है चल गई होगी, वो बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कोई टेक्निकल इश्यू, उस वजह से वो क्लास रुक गई थी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, हाँ बेटा, वो जो पुलवामा में जो कायराना आतंकी हमला हुआ है, ठीक है, उसका बहुत दुख है, पूरे देश को दुख है वास्तव में। और उन परिवारों के लिए गहरी संवेदनाएं हैं हृदय से, जिन्होंने अपना बहुत कुछ खो दिया उस हमले में। ठीक है, इसको आप कायराना हमला बोल सकते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। चलिए, लेकिन ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चे। ठीक है, अब सब सही हो गया होगा, क्लास अपने पूरे उस पर है बच्चे, स्ट्रीमिंग पर है, अब कोई वफर नहीं है क्लास में, है ना जी। चलिए, तो आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 5 पर। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आप अपने इस विषय राज व्यवस्था को दो तरह से पढ़ सकते हैं। ये जो आपका विषय है राज व्यवस्था, आप इस अपने विषय राज व्यवस्था को दो प्रकार से पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, या पढ़ते हैं। ठीक है, एक हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना, संवैधानिक उपबंधों से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस से। तो एक तो पढ़ने का तरीका होता है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, संवैधानिक उपबंध। ठीक है, इस संवैधानिक उपबंध में हम इस संवैधानिक उपबंध में हम लोग संविधान सभा पढ़ते हैं बच्चे सबसे पहले। ठीक है, संविधान सभा आमतौर पर, ठीक है, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। इनफैक्ट संविधान सभा से भी पहले
संवैधानिक विकास का इतिहास पढ़ते हैं हम। संवैधानिक विकास का इतिहास पढ़ते हैं हम लोग। इतिहास पढ़ते हैं हम बच्चे। ठीक है, हम संविधान सभा पढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम देखिए भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ते हैं बच्चे। संविधान सभा के बाद भारतीय संविधान के स्रोत इसमें पढ़ते हैं। स्रोत पढ़ते हैं। फिर हम भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ते हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताओं को हम पढ़ते हैं। विशेषताएं पढ़ते हैं। ठीक है, हम इसमें बच्चे प्रस्तावना पढ़ते हैं। हम इसमें भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ते हैं, भारत संघ और उसका क्षेत्र। भाग 2 पढ़ते हैं, नागरिकता बच्चे। भाग 3 पढ़ते हैं हम इसमें फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। भाग 4 पढ़ते हैं हम। भाग 4 पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और भाग 4 का पढ़ते हैं। ठीक है, आमतौर पर आप संविधान को इसी के नाम से जानते हैं। आप ये सोचते हैं कि अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपने मोस्टली संविधान पर अपना, ठीक है ना जी, तो आपने जो है ना बच्चे कहीं ना कहीं संविधान पढ़ लिया। ठीक है, आपने क्लियर कर लिया, संविधान पर आपने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 1 जो है वह यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरी है, भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 1 जो है मैं लिख देता हूं इनके नाम, भारत संघ और उसका क्षेत्र है। भारत संघ और उसका क्षेत्र है, और उसका क्षेत्र है। भाग 2 जो है वह नागरिकता है बच्चे, भाग 2। भाग 3 जो है वह मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। भाग 4 जो है बच्चे वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी है। और 4 का जो है वह आपके मौलिक कर्तव्य है। 4 क्या, 4 का जो है 4A वह क्या है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो गए संवैधानिक उपबंध। दूसरा हो गया बच्चे, जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं इसमें शासन व्यवस्था को। ठीक है, ध्यान रखना, शासन व्यवस्था को हम पढ़ते हैं। और जब हम शासन व्यवस्था को पढ़ते हैं तो शासन व्यवस्था को हम भाग 5 से पढ़ते हैं, भाग 5। ठीक है, भाग 6 बच्चे, भाग 7 अब रहा नहीं। भाग 7 को हमने 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही बच्चे, ठीक है, संविधान से रिपील कर दिया, इसको निरसित कर दिया है, तो भाग 7 है नहीं। तो फिर हम इसमें भाग 8 पढ़ते हैं बच्चे, भाग 8 पढ़ते हैं। भाग 9 पढ़ते हैं। ठीक है, 9A पढ़ते हैं बच्चे, 9B पढ़ते हैं हम इसमें सहकारी समितियां। ठीक है, भाग 10 पढ़ते हैं, भाग 11 पढ़ते हैं, भाग 12 पढ़ते हैं, भाग 13 पढ़ते हैं, भाग 14 पढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये वाला पोर्शन आपने कभी ना कभी पढ़ा है, जो पहले वाला है बच्चे। ठीक है, ये वाला आपने कभी ना कभी ये वाला आपने पढ़ा है, तो ये वाला आपका मजबूत होगा। ठीक है बच्चे, या इससे आप थोड़ा बहुत परिचित होंगे, लेकिन आपका जो कमजोर पार्ट रह जाता है वो ये रह जाता है। और हम जो शुरुआत से क्लासेस को लेकर चले हैं ना, वो इसी तरह से डिजाइन करके चले हैं हम शुरुआत से क्लासेस को, कि हम इसके बाद फिर आपके भाग 5 को पढ़ा सके। ठीक है, तो भाग 5 की विषय वस्तु है संघ, यूनियन। भाग 6 की विषय वस्तु है राज्य, स्टेट। भाग 8 की विषय वस्तु है संघराज्य क्षेत्र, संघराज्य क्षेत्र। भाग 9 की विषय वस्तु है पंचायतें। 9A की विषय वस्तु है म्यूनिसिपालिटीज, नगर पालिका। 9V की विषय वस्तु है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां। ठीक है, भाग 10 है, ठीक है ना, भाग 10 है बेसिकली अनुसूचित
और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। प्रशासनिक उपबंध है। 11 है बच्चे आपका, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध, संघ राज्य संबंध, संबंध 12, ठीक है। ऐसे करके बच्चे आप जो ना इसे लिख लेंगे। अच्छा, हम इसमें पूरे 22 भाग नहीं पढ़ेंगे, 11 पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे, ठीक है। भाग 13 थोड़ा सा पढ़ेंगे, 13 में हम 2-3 आर्टिकल पढ़ेंगे स्पेशली, 14 पढ़ लेंगे जिसमें निर्वाचन है, ठीक है ना। 15 पढ़ लेंगे हम बच्चे। तो इसमें भी जो है ना, हम ध्यान रखना, इसमें भी हम सब कुछ नहीं पढ़ने जा रहे। क्लियर है? हाँ, ये शुरुआती जो 2, 3, 4, 5, ठीक है, भाग हैं, इनको तो हम बहुत कंप्लीटली, बहुत अच्छे से हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। भाग 13, भाग 14, तो ये सब लिखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। शायद ये आपने, ठीक है, बोला है कि सर ये हमारी पीडीएफ में कटा हुआ आता है ना, इस तरह का आपने बोला है कि सर ये कटा हुआ आता है। तो वो कट इसलिए जाता है बच्चे कि थोड़ा सा जो है ना, जब हम कभी भी टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाने के बाद वो इधर उधर थोड़ा सा निकल जाता है। तो ये ध्यान रखना, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपने सिलेबस राज व्यवस्था को पढ़ते हैं ना, तो आप अपने सिलेबस में राज व्यवस्था में उसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं? संवैधानिक विकास के इतिहास से, यदि आप उसके संवैधानिक उपबंधों को पढ़ने जा रहे हैं तो। ठीक है, संवैधानिक विकास के इतिहास से पढ़ते हैं, फिर आप संविधान सभा को पढ़ते हैं, फिर आप भारतीय संविधान के स्रोत को पढ़ते हैं, भारतीय संविधान की विशेषताओं को पढ़ते हैं, प्रस्तावना को पढ़ते हैं, भाग 1 को पढ़ते हैं, भाग 2 को पढ़ते हैं, भाग 3 को पढ़ते हैं, भाग 4 को पढ़ते हैं, भाग 4 का को पढ़ते हैं, यहाँ तक पढ़ते हैं। लेकिन भाग 5 से जो आपकी विषय वस्तु स्टार्ट होती है वो एक्चुअली आपकी क्या होती है बच्चे? शासन व्यवस्था। तो आज हम भारतीय संविधान के भाग 5 को ही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है भाई। आज हम भारतीय संविधान के भाग 5 को ही पढ़ने जा रहे हैं, और भाग 5 की विषय वस्तु क्या है? संघ। भाग 5 की विषय वस्तु है भैया जी आपकी यूनियन, यूनियन, ठीक है। अब ये जो भाग 5 है, ठीक है, इस भाग 5 में बेटे संघ के प्रशासन के बारे में सभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को शामिल किया गया है। भाग 5 का जो विस्तार है, भाग 5 का विस्तार आर्टिकल 52 से लेके 52 से लेके 151 151 तक है, भाग 5 का विस्तार, ठीक है। तो सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग 5 की विषय वस्तु क्या है? तो भाग 5 की विषय वस्तु है बच्चे यूनियन, और यूनियन का जो विस्तार है वह आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है। अब इसमें 5 अध्याय मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें बच्चे कितने अध्याय मिलेंगे? हमें 5 अध्याय मिलेंगे इसमें, 1, 2, 3, 4, 5। तो भाग 5 के अंतर्गत अगर आपसे कोई भी पूछे कि भैया जी कितने चैप्टर्स हैं पार्ट 5 में, आप कहेंगे देयर आर 5 चैप्टर्स इन पार्ट 5, 5 अध्याय हैं। सबसे पहला इसका जो अध्याय है वह एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, मतलब सबसे पहले कार्यपालिका के बारे में संविधान में जिक्र किया गया है। कार्यपालिका के बारे में सबसे पहला जिक्र है, सबसे पहला उल्लेख कार्यपालिका के बारे में है। दूसरा इसमें जो उल्लेख किया गया है आफ्टर कार्यपालिका वह संसद के बारे में है, संसद। इसके बाद तीसरा इसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में जिक्र है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां उनके बारे में जिक्र किया गया है। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बाद फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में संवैधानिक प्रावधान है। किसके बारे में बच्चे? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और फिर जो 5वां चैप्टर होगा, 5वें चैप्टर में इन्होंने, ठीक है, सीएजी के बारे में डिस्कस किया है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ है, और संघ, ठीक है, भाग 5 के अंतर्गत 5 अध्याय हैं। ये सबसे पहला अध्याय है, दिस इज चैप्टर 1 कार्यपालिका, दिस इज चैप्टर 2 संसद, दिस इज चैप्टर 3 राष्ट्रपति, दिस इज 4 सुप्रीम कोर्ट, और दिस इज 5 सीएजी, ठीक है। अब कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका का जो विस्तार आपको देखने को मिलेगा वो आर्टिकल 52 से लेके 78 तक है। कार्यपालिका मतलब टोटल इस 52 से लेके 151 में 52 से लेके 78 तक आपकी कार्यपालिका है। 79 से लेके 122 तक आपकी संसद है। 123 में आपकी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। 124 से 147 तक आपका सुप्रीम कोर्ट है, और 148 से 151 तक आपका सीएजी है। 148 से 151 तक आपका क्या है भैया जी? आपका सीएजी है। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? ये बात भैया आपको समझ में आ रही है? यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दोहराई तो नहीं है? इज दैट क्लियर? बोलो, इज दैट क्लियर भैया? ठीक है, तो भाग 5 में 5 अध्याय हैं, और ये जो 5 अध्याय हैं ये आपके सामने है। ठीक है, आज हम सबसे पहले अध्याय से, मतलब सबसे पहले चैप्टर से आज हम स्टार्ट करेंगे कार्यपालिका से। अब कार्यपालिका को भी फर्दर, ठीक है, डिवाइड किया गया है, कार्यपालिका को भी बांट दिया गया है।
ध्यान रखना। चलिए, 4 भागों में बांटा है कार्यपालिका को। जो 4 भागों में बांटा है वह है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। ठीक है सर। ये आपको कहां से कहां तक मिलेगा? 52 से लेके 73 तक, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। फिर आपको दूसरा मिलेगा मंत्री परिषद, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। इसको कहेंगे यूनियन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, संघीय मंत्री परिषद इसको बोलते हैं। और संघीय मंत्री परिषद का विस्तार जो है वह आर्टिकल 74 और 75 में है बच्चे, है ना, संघीय मंत्री परिषद। फिर उसके बाद आपका आता है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, महान्यायवादी। महान्यायवादी के बारे में जो डिस्कशन किया गया है वो आर्टिकल 76 में किया गया है, अटॉर्नी जनरल के बारे में। और उसके बाद आता है कार्य का संचालन, कंडक्ट ऑफ ड्यूटीज, सरकारी कार्य का संचालन, कंडक्ट ऑफ ड्यूटीज। और ये आपको 2 आर्टिकल्स में मिलेगा, आर्टिकल 77 और 78 में। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमने भारतीय संविधान के भाग 5 को 5 चैप्टर्स में बांटा है। हमने नहीं, एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही 5 चैप्टर्स हैं इसमें, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये पूछा गया है, 5 चैप्टर्स है। पांचों चैप्टर्स वो इस तरह से हैं, उनके पांचों चैप्टर्स के नाम, ठीक है, जिसमें आपकी एग्जीक्यूटिव है, जिसमें आपकी पार्लियामेंट है, जिसमें आपका राष्ट्रपति साहब है, जिसमें आपकी सुप्रीम कोर्ट है, और इसमें आपका क्या है, सीएजी है। देयर आर 5 पार्ट्स। ठीक है, और इन 5 पार्ट्स के बारे में किन किन आर्टिकल में बोला गया है? तो कार्यपालिका के बारे में 52 से लेकर 78 में, संसद के बारे में 79 से 122 में, जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, मतलब राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्तियां हैं, आमतौर पर उसी में हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को मुख्यतः शामिल करते हैं, तो वह 123 में है। सुप्रीम कोर्ट जो है वह आर्टिकल 124 से लेकर 147 में है, और सीएजी जो है वह 148 से लेकर 151 में है। अब आगे बढ़े, कार्यपालिका को भी फर्दर हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। देखिए, अब जो कार्यपालिका को हमने फर्दर 4 भागों में डिवाइड किया है वह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति है 52 से लेकर 73, मंत्री परिषद है 74 से 75, महान्यायवादी है 76 में, और कार्य संचालन है 77 से 78 में। अब हम आगे चलते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम भारतीय संविधान के किस भाग को पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? भाग 5 को पढ़ने जा रहे हैं। भाग 5 का विस्तार कहां से कहां तक है? तो आपने बोला आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है ना, क्लियर है। और इसके अंतर्गत मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इसके अंतर्गत कितने चैप्टर्स हैं? तो आप बोलेंगे कि सर इसके अंतर्गत चैप्टर्स की संख्या कितनी है? ठीक है, 5 है। इसके अंतर्गत सर 5 चैप्टर्स हैं, देयर आर 5 चैप्टर्स इनसाइड दिस। ठीक है, और 5 चैप्टर्स में हम सबसे पहला चैप्टर्स कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? तो हम कार्यपालिका को पढ़ने जा रहे हैं, कार्यपालिका। ठीक है ना, ये चैप्टर नंबर 1 है, कार्यपालिका चैप्टर नंबर 1 है। और इसका विस्तार कहां से कहां तक है कार्यपालिका का? 52 से लेके 78 में। अच्छा, अब इस कार्यपालिका में भी हम सबसे पहले भैया जी किसको पढ़ने जा रहे हैं? तो कार्यपालिका में भी हम सबसे पहले राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को पढ़ने जा रहे हैं। इसको भैया जी राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को पढ़ने जा रहे हैं हम इसमें, एवं उपराष्ट्रपति को। और इसके बारे में जो जिक्र किया है वह आर्टिकल 52 से लेके, और जैसे कि मैंने आपको बताया 73 तक में है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। क्लियर है। अब यहां पर सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे बच्चे, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस संवैधानिक पद को, उसका नाम है राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट। अब इसके बारे में सारी चीजें आप देख लो, प्रेसिडेंट, ठीक है, बहुत सारी चीज हैं राष्ट्रपति के बारे में जो हमें कंफ्यूज करती हैं कि सर, ठीक है, हमने, ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में जो संवैधानिक प्रावधान है, उपबंध है, कहाँ से लिए हैं, क्या नहीं, क्या होता है राष्ट्रपति। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि राष्ट्रपति है कौन, राष्ट्रपति है कौन, हु इज प्रेसिडेंट। तो सवाल का इस जवाब आएगा कि प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, हु इज प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, आप लिखेंगे हिंदी में कि वो राज्याध्यक्ष है। राज्याध्यक्ष है मतलब क्या है? राज्याध्यक्ष का, राज्याध्यक्ष का मतलब होता है बेटा कि पूरे देश का शासन उसी के नाम से चलाया जाता है। राज्याध्यक्ष का मतलब क्या होता है? तो आपसे पूछा जाए कि क्या है मतलब हेड ऑफ स्टेट का, तो आप कहेंगे कि सर पूरे देश का शासन, संपूर्ण देश का प्रशासन उसी के नाम से चलाया जाता है, ये राज्याध्यक्ष होता है। संपूर्ण देश का प्रशासन, प्रशासन उसी के नाम से चलाया जाता है, उसी के नाम से संचालित किया जाता है। ठीक है,
क्लियर हुआ बच्चे, ये बात आ गई समझ में, यहां तक कोई इशू नहीं। हेड ऑफ स्टेट, राज्याध्यक्ष, ठीक है, कौन होता है राज्याध्यक्ष, हुई हेड ऑफ स्टेट, तो सर संपूर्ण देश का प्रशासन उसी के नाम से चलाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे जो राष्ट्रपति है वह देश का प्रथम नागरिक होता है, ये ध्यान रखना, देश का सर्वोच्च नागरिक आप इसको कह सकते हो, सर्वोच्च नागरिक या प्रथम नागरिक, प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया नागरिक, ठीक है। और दूसरी बात बच्चे, ये हमारे देश का सबसे बड़ा, देश का सर्वोच्च पद है, ठीक है, हाईएस्ट रैंक ऑफ द, ठीक है ना, ऑफिसर्स, तो सर्वोच्च पद है, देश का सर्वोच्च पद है, या सबसे बड़ा संवैधानिक पद कौन सा है, राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति के बारे में इतना हमने जाना बच्चे। सचिन यादव कह रहे हैं कि सर भाग 1 2 3 4 कब पढ़ाया है। सचिन देखो, ठीक है, आप शायद क्लास में या तो है नहीं, ठीक है। अमित बेटा मेरे लिए एक चाय बनवा ला, या तो आप क्लास में अच्छे से है नहीं, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें आपको बता रखी हैं। चलो भाई, है ना, तो मैंने जो है ना बहुत अच्छे से आपको बता दिया यार, ये है ना कि भाई, ठीक है, मैं जो शुरुआत में आपको शासन व्यवस्था बता के चलाऊंगा, इसलिए बता के चलाऊं कि मैं, ठीक है, आपको भाग 5 से पढ़ाऊंगा, और जो भाग 5 से फिर आगे जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो बचा हुआ है भाग 1 2 3 4, ठीक है, उसमें बाद में अगर लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है भाग 1 2 3 4, तो विनायक 1.0 आप सबको मिला है, आप विनायक 1.0 से उसको पढ़ सकते हैं, संविधान सभा से लेके और आप वहां तक उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इस बैच में भी पढ़ाऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इसमें भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मेरा जो उद्देश्य है बेटा, वह उद्देश्य ये है कि मैं आपको जो है ना राज व्यवस्था, जो शासन व्यवस्था है, ठीक है, उसको अच्छा कराऊं, उसको मजबूत कराऊं, कि अगर वहां से कैसा भी प्रश्न पूछे, क्योंकि 2017 में ऐसे ही प्रश्न पूछे, यहाँ से ज्यादा प्रश्न पूछे हैं शासन व्यवस्था से, स्टेटमेंट वाले प्रश्न थे, बहुत कठिन प्रश्न थे, तो मैं आपको सबसे पहले उसके लिए तैयार कर रहा हूँ। मौलिक अधिकार से जो क्वेश्चन आएंगे, मौलिक कर्तव्य से जो आएंगे, ठीक है, वो सबसे बन जाते हैं बच्चे, ठीक है। वैशाली जी क्लियर हुआ बच्चे, अमन कुमार नहीं, रिकॉर्डेड नहीं है बेटा, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। तो देश का सर्वोच्च प्रथम नागरिक होता है, देश का सबसे ऊंचा पद होता है, देश का सर्वोच्च पद होता है बेटा, ठीक है, राष्ट्रपति होता है। अच्छा एक और बात बताऊं, ये राष्ट्रपति जो है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये हमारे देश का एक ऐसा पद है, ठीक है, जिसको हमने संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल किया है, इसको संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया गया है, इस पद को, इस पद को संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल किया गया है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। तो बेटा इसको कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया गया है, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया गया मतलब, ठीक है, आप इस पद को कभी भी समाप्त नहीं कर सकते, या फिर इसके जो अधिकार है, इसकी जो शक्तियां हैं, उनको आप कभी भी मिनिमाइज नहीं कर सकते, उनको कभी भी आप कम नहीं कर सकते। तो ये राष्ट्रपति के बारे में हमने ओवरऑल समझा, ठीक है। हैंड राइटिंग बेटा इस पर खराब आती है, मैं क्या करूं, ठीक है, चेंज कराने के लिए बोलूंगा। आइए, क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई, ठीक है। अब हम भैया, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 52, क्योंकि भाग 5 कहां से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 52 से। भाग 5 आर्टिकल 52 में बोला है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इस, ठीक है, शब्द को आप समझो, क्या बोला है 52 में, भारत का एक राष्ट्रपति होगा बच्चे, ये बात बोलिए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये शब्द प्रयोग किया गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अभी जो शब्द प्रयोग किया गया है सर कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि साहब ये एक ऐसा संवैधानिक पद है
जिसको संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल किया गया है। और आप आगे किसी भी प्रकार के कोई भी संशोधन करके आप इस पद को कभी खत्म नहीं कर सकते, या फिर इसके शक्ति या इसके अधिकारों को आप कभी भी न्यून नहीं कर सकते। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बात समझ पा रही है, राष्ट्रपति होगा। और मैंने ठीक है यहाँ पर स्पेशली आपको बता दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल पद है, ठीक है। आप आगे कभी भी इसके अधिकार एवं शक्तियों को कम नहीं कर सकते, या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो ठीक है अब भाई भारत में राष्ट्रपति होगा ही नहीं, ठीक है, हम संविधान संशोधन करके इस पद को ही समाप्त कर देते हैं। नहीं, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊं कि संसदीय शासन व्यवस्था में, मैंने आपको पहले भी बताया है, संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार के अध्यक्ष होते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट, दो प्रकार के अध्यक्ष होते हैं। एक होता है बच्चे हेड ऑफ स्टेट, राज्याध्यक्ष, एक राज्याध्यक्ष, और दूसरा होता है शासन का अध्यक्ष, शासनाध्यक्ष, राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष। तो जो राज्याध्यक्ष है मेरे प्यारे बच्चे, वह कौन होता है? वह प्रेसिडेंट होता है। राज्याध्यक्ष हम पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं, प्रेसिडेंट होता है। शासनाध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है शासनाध्यक्ष। अच्छा, जो राज्याध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, वह नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है बच्चे, वह नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्राध्यक्ष बच्चे नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, वो नाम मात्र का प्रमुख है कार्यपालिका। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है कि वो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख है, ठीक है। और ये जो प्रधानमंत्री है भाई, ये प्रधानमंत्री आपका वास्तविक कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। कार्यपालिका की सभी शक्तियों का प्रयोग जो वास्तव में करता है वह प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। तो आर्टिकल 52 में तो बस केवल इतना ही है, ठीक है, आपके लिए, आपके हिसाब से बस इतना ही है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आप लिखेंगे, ठीक है, संविधान के आधारभूत ढांचे में इस पद को शामिल किया गया है, तो स्वाभाविक सी बात है इसे संविधान संशोधनों से सुरक्षा प्राप्त है, ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार के हेड होते हैं मुन्ना, एक होता है हेड ऑफ स्टेट और एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति है जो नाम मात्र की कार्यपालिका है। अब हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति होगा जो कि नाम मात्र की कार्यपालिका होगा, हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति जो कि नाम मात्र की कार्यपालिका होगा। इसको हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, कि हेड ऑफ स्टेट का, ये ध्यान रखना, हेड ऑफ स्टेट का नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होना, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। मैं फिर से बोल देता हूं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया कि भाई हेड ऑफ स्टेट का, हेड ऑफ स्टेट का नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होना, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होना, नाम मात्र कार्यपालिका होना। नहीं बेटा, नॉर्मल क्लास है, थैंक यू बेटा, नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। अंशुल कह रहे हैं कि सर आपको कभी गुस्सा नहीं आता, मैं आपके टेलीग्राम में कमेंट देखता हूँ, ठीक है, कई बार मैं आपके यहाँ पर भी कमेंट देखता हूँ, मुझे गुस्सा तो नहीं आता, मुझे हंसी आती है तुम लोगों पे, ये कुछ बच्चों पे। बताओ यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक उन्हें ये भी नहीं पता कि यूपीएसआई का सिलेबस क्या है, मतलब कैसे तैयारी करनी है आगे, किस केवल इस आधार पे कि चलो फीस कम है यहाँ एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, या फिर कुछ रील्स देख ली, किसी दरोगा की, किसी दरोगाइन की रील्स देख ली, देख लिया कि अरे यार ऐसे हम भी रील्स डालेंगे सेलेक्ट होने के बाद। ओ भाई ऊपर कर, बस बस बस, इसका फोटो खींच, सुनील कुमार का, ये सुनील कुमार, ठीक है, इसका कोर्स डिसेबल करवा, ठीक है बेटा, फोटो खींच इसका। इससे पहले तो इसे यहाँ से, हाँ पहले इसे ब्लॉक कर, यहाँ से कर दिया ब्लॉक। कहते दिग्विजय सर कह रहे हैं, चलो बेटा, ठीक है, ओके क्लियर है। हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ बच्चे? राज्य अध्यक्ष का, ठीक है, राज्य अध्यक्ष का।
नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होना मतलब राज्याध्यक्ष का नाम मात्र की कार्यपालिका होना, पहले भी मैंने बताया बच्चे। तो ये हमने कि जो राज्याध्यक्ष होगा, राज्याध्यक्ष क्या होगा बच्चे, नाम मात्र की कार्यपालिका होगा। राज्याध्यक्ष नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होगा बच्चे, नाम मात्र कार्यपालिका होगा। ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इसको हमने कहां से लिया है, इसको बाबू हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है, तो हिंदी और अंग्रेजी मैंने दोनों में आपको बता दिया, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं आर्टिकल 53 में बच्चे। 53, ठीक है। अब ठीक है, 53 क्या है बच्चे, 53 में क्या होता है, तो 53 जो है, 53 में बोला गया है, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको सुनना है। 53 से आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमने अभी तक सुना था कि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, वो हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। बेशक वह राज्याध्यक्ष है, लेकिन राज्याध्यक्ष कैसा एग्जीक्यूटिव है, नॉमिनल, उसका नाम मात्र का महत्व है कार्यपालिका में। ठीक है, ये बात प्रूव होगी आर्टिकल 53 और 74 में, क्योंकि आर्टिकल 53 में बोला है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, ऑल द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। कार्यपालिका क्या होता है, कार्यपालिका होता है कानूनों के आधार पर शासन करने वाली संस्था या कानूनों को लागू करने वाली संस्था, वह कार्यपालिका है। क्लियर है ना, एग्जीक्यूटिव क्या है, तो वो संस्था जो कानूनों के आधार पर शासन का संचालन करे, कानूनों को लागू करे, ठीक है, कानूनों के आधार पर जो विधि व्यवस्था बनाए, कानूनों के आधार पर जो प्रशासन करे, वह कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये 53 में बोला है, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा, ठीक है, और अगर उसके पास इतना टाइम नहीं है तो वो अपने अधीनस्थों से करवाएगा। ठीक है, वो किससे करवाएगा, अधीनस्थों से करवाएगा। तो आर्टिकल 53 जो है, आर्टिकल 53 में क्या बोला है कि भाई कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, कार्यपालिका की सभी शक्तियां, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी, निहित होंगी, जिनका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा, जिनका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा, स्वयं करेगा, या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा, या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। द्वारा करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। आर्टिकल 53 में ये बोला है कि ऑल द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अब राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा, या तो खुद करेगा, या फिर बच्चे अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाएगा, अपने अधीनस्थों के द्वारा करवाएगा। क्लियर है, तो वो आर्टिकल 53 से क्लियर होता है, आर्टिकल 53 से क्लियर होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है, एक बार थम्स अप करेंगे, ठीक है, थम्स अप करेंगे बच्चे। जो बोला गया है ना कि कार्यपालिका का प्रमुख होगा राष्ट्रपति, लेकिन वो कार्यपालिका का कैसा प्रमुख है, नाम मात्र का प्रमुख है। हालांकि एक और बात बताऊं, ठीक है, ध्यान रखना, जैसे कि मैंने बोला ना कि देश का पूरा शासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाता है, संपूर्ण देश का शासन उसी के नाम से चलाया जाता है, लेकिन वो, ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका नहीं है, वास्तविक कार्यपालिका तो कोई और है, वो नाम मात्र कार्यपालिका है। तो क्यों बोला गया कि देश का पूरा शासन उसी के नाम से चलाया जाता है, लेकिन वो वास्तविक कार्यपालिका है नहीं, क्योंकि आर्टिकल 53 में देखो आप, 53 में बोला है कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा या फिर अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। ठीक है बच्चे, अब हम आर्टिकल 54 पे आते हैं। आर्टिकल 54 में बोला है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होगा। आप इलेक्टोरल कॉलेज को समझते हो,
अच्छा ये बताइए आप लोग, अधीनस्थ का मतलब होता है बेटा सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट। अधीनस्थ का मतलब होता है सबऑर्डिनेट, ठीक है। हाँ, तो ये अधीनस्थ जो है इसका मतलब होगा सबऑर्डिनेट, कि कार्यपालिका की सारी शक्तियों का प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा या फिर वह अपने सबऑर्डिनेट्स के माध्यम से करेगा, सबऑर्डिनेट्स के माध्यम से करेगा, ठीक है। वो, ठीक है ना, कुछ व्यक्तियों को नियुक्त कर देगा और उनसे कहेगा कि चलो ठीक है तुम शासन का संचालन करो और मैं बैठे बैठे देखूंगा कि आखिर शासन चल कैसा रहा है। अच्छा, जो आपकी एक बहुत बड़ी क्वेरी थी कि सर जो भी टॉपिक होते चले जाएं उनके आप क्वेश्चंस कराते हुए चले जाओ, ठीक है। टॉपिक कंप्लीट हो उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस करा दो। तो मैंने आपसे बोला था बेटा राज्य, शासन, शासन के अंग, शासन व्यवस्था के प्रकार, केंद्र और राज्यों के मध्य में संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था, संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षीय कार्यपालिका, ठीक है, और प्लस न्याय के सिद्धांत, ठीक है। इन सब के जो क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे वो मैंने आपको करा दिए, ठीक है बच्चे। अब जब वो मैंने आपको कल कराए तो मुझे आप बताना वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई, किसी भी तरह का कोई डाउट तो नहीं रह गया था बच्चे आपके मन में? बताएंगे एक बार? चलिए बहुत अच्छे, नो डाउट, बहुत अच्छे से सबको समझ में आया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम आर्टिकल बेटा 54 पे चलते हैं। आर्टिकल 54 में क्या है? ठीक है, देखो सबसे पहले ये आप समझना कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, ठीक है, इलेक्शन वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है। आर्टिकल 54 में ये है कि सर राष्ट्रपति का निर्वाचन, द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब ये जो व्यवस्था है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, ये एक्चुअली हमने बेटा अमेरिका से लिया है इस व्यवस्था को। कहां से लिया है? यूएस से। यूएस में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है। निर्वाचक मंडल का मतलब क्या होता है बच्चे? एक इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल, एक इलेक्टोरल कॉलेज। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होगा, एक निर्वाचक मंडल मतलब, ठीक है, एक ऐसा मंडल होगा कि वो मंडल राष्ट्रपति को वोट करेगा। ऐसा बोला है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा? ठीक है, कौन कौन होगा जो राष्ट्रपति को वोट करेगा? तो स्वाभाविक सी बात है, सवाल तो उठता ही उठता है बच्चे, उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा। ठीक है बच्चे, तो इसको हम देख लेते हैं कि उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा और कौन कौन नहीं होगा। देखिए इसको भी हम देखेंगे कि कौन कौन नहीं होगा। तो उस निर्वाचक मंडल में बच्चे लोकसभा के, लोकसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मतलब जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, वो सभी शामिल होंगे। लोकसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर्स शामिल होंगे। अब लोकसभा में कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स होता भी नहीं है, क्योंकि बच्चे लोकसभा में से, क्योंकि लोकसभा में जो दो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते तो उस व्यवस्था को हमने समाप्त कर दिया। तो अब लोकसभा में जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे कैसे हैं? इलेक्टेड मेंबर्स हैं, लोकसभा में सारे इलेक्टेड हैं। दूसरा हम बात करेंगे राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में के सारे इलेक्टेड मेंबर्स बच्चे, ठीक है, लेकिन राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं।
राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते। केवल व केवल राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ना, वही वोट कर सकते हैं बच्चे। तो राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं, मैंने आपको बताया है कि टोटल 245 है, इनमें से 238 इलेक्टेड है और 12 नॉमिनेटेड है। तो नॉमिनेटेड वोट नहीं करेंगे, केवल इलेक्टेड करेंगे। लोकसभा में तो अब कोई नॉमिनेटेड होता ही नहीं है, लोकसभा में अब कोई मनोनीत नहीं होता, क्योंकि हमने 104वें संविधान संशोधन से जो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की व्यवस्था थी, उसको हमने समाप्ति कर दिया है भाई, तो वहां नहीं होता। ठीक है, राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बच्चे, ठीक है, नॉमिनेटेड भी होते हैं, लेकिन केवल इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेंगे। अब ठीक है, स्टेट विधानसभा, स्टेट विधानसभा, ठीक है, राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा के भी केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही भाग लेंगे, राज्य विधानसभा के भी केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही भाग लेंगे। लेकिन यहां पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कुछ यूटीज भी हैं, कुछ ऐसे यूटीज भी हैं बच्चे जिनमें स्टेट लेजिस्लेचर है। यूटीज का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। तो कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरी भी हैं जिनमें स्टेट लेजिस्लेचर होता है, जिनमें विधानसभा होती है। और वो कौन कौन से यूटीज हैं जिनमें विधानसभा होती है, तो वो है पहली यूटी एनसीटी दिल्ली, एनसीटी दिल्ली में विधानसभा होती है। ध्यान रखना, दिल्ली का राज्य के तौर पर नाम क्या है, एनसीटी दिल्ली है। राज्य के तौर पर आप दिल्ली को एनसीटी दिल्ली करेंगे, कहेंगे तो एनसीटी दिल्ली हो गया बच्चे। दूसरा पुद्दुचेरी हो गया, पुद्दुचेरी। और तीसरा बच्चे, ठीक है ना, आपका जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर भी ऐसा यूटी है जिसमें विधानसभा है। ठीक है, तो स्टेट विधानसभा, स्टेट विधानसभा में ठीक है राज्यों की विधानसभा के सारे सदस्य, ठीक है, ध्यान रखना, राज्यों की विधानसभा के सारे सदस्य, लेकिन कौन से, जो केवल व केवल इलेक्टेड हो। अच्छा, राज्यों की विधानसभाओं में भी अब नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते, क्योंकि उस व्यवस्था को भी 104वें संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया। पहले राज्यपाल को यह राइट था कि राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है राज्यों की विधानसभा में, जब राज्यपाल को लगे कि एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन उस राज्य की विधानसभा में कम है। ठीक है, कर सकते हैं बेटा ओमकार, कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो। ठीक है, तो स्टेट विधानसभा, स्टेट विधानसभा के भी केवल इलेक्टेड मेंबर। बेसिकली स्टेट विधानसभा में अब कोई नॉमिनेटेड बचा नहीं, लोकसभा में भी अब कोई नॉमिनेटेड बचा नहीं। लेकिन अब यहां पर एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टेट विधानसभा में आपके जो 3 यूटी हैं जहां पर विधानसभा है, इन 3 यूटीज के भी इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करता, ये तो करते हैं, यस। इनसे मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, इनसे मिलकर निर्वाचक मंडल बनता है। लेकिन निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल नहीं है, ये आपसे पूछ ले, आपसे पूछ ले कि भाई ये बताओ निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल नहीं है, कौन कौन शामिल नहीं है, ये आपसे पूछे, कौन कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि एक तो निर्वाचक मंडल में, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के नॉमिनेटेड मेंबर्स शामिल नहीं होते। इनके नॉमिनेटेड मेंबर्स शामिल नहीं होते, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा राज्यों की विधानसभाओं के नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है, वह बेटा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो शामिल नहीं होते। और जो विधान परिषद है, 6 राज्यों में विधान परिषद है बच्चे, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो ये जो विधान परिषद के मेंबर्स हैं, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करते, विधान परिषद के मेंबर्स भी पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन बच्चे कैसे होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होगा। ठीक है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा, तो उस निर्वाचक मंडल में बच्चे लोकसभा के इलेक्टेड, राज्यसभा के इलेक्टेड और स्टेट विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। प्लस ठीक है यूटी, ये 3 यूटी हैं जहां पर विधानसभा है, इनके भी होंगे। कौन कौन नहीं होगा, तो भैया लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के मनोनीत सदस्य नहीं होंगे और विधान परिषद के मेंबर्स नहीं होंगे। विधान परिषद का तो कोई भी मेंबर्स नहीं होगा। नॉमिनेटेड मेंबर्स मतलब मनोनीत सदस्य मेरे भाई, मनोनीत सदस्य, साथ के साथ बोल रहा हूं।
चलिए बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट बच्चे? सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? हम्म, चलिए ठीक है बच्चे। अब आर्टिकल 55 से हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि आर्टिकल 55 अपने आप में एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए, और उसे एक साथ पढ़ाए जाने के लिए पूरा 1 घंटा लगेगा, ठीक है, पूरा 1 घंटा। तो अभी मैंने स्टार्ट किया तो बच्चे हुए हैं 5-10 मिनट क्लास में, तो मैं कल ही स्टार्ट करूंगा इसको, ठीक है? तब तक आप अपना ध्यान रखो, सब लोग अच्छे से रहो, मस्त रहो, है ना? थैंक यू सो मच।